Today we are going to learn biology first chapter, that is very interesting chapter, जो कि है हमारा सेल। तो इस चैप्टर का बेसिकली नाम सेल है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब यहाँ पे सेल होने वाला है। तो ये 9th क्लास का सबसे पहला मीन्स बायो का चैप्टर है और मैं आपको फुल ईयर सारे चैप्टर बहुत आसानी से एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल 2 पार्ट्स में होगा ये, और काफ़ी अच्छे से आपको थ्रू आउट एक्सप्लेनेशन जो है पूरी तरीके से मिलेगा। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखो, स्टोरी जो पूरे चैप्टर की है वो स्टार्ट होती है एक पर्सन से जो कि है एक साइंटिस्ट, जो कि 1665 में एक ट्री के नीचे बैठे थे। बेसिकली हुआ क्या था आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। स्टोरी है एक तरीके की जिससे हम सेल के बारे में, सेल की डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। तो जो रॉबर्ट हुक थे वो एक ट्री के नीचे बैठे थे। तब उन्होंने एक कॉक जो होता है, कॉर्क ऑफ ट्री होता है, जो कि बेसिकली दिखाई देता है, उसके नीचे कुछ हनी कॉम का जो होता है स्ट्रक्चर छेद छेद से उन्हें दिख रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये जो भी चीज़ है ये लिविंग है। पहले तो उन्हें नॉन लिविंग चीज़ पे निकाला, फिर उन्होंने पता लगाया कि उन्होंने इस चीज़ का डिस्कवरी की और उन्होंने सेल को नाम दिया बिकॉज उसका मतलब था उन्होंने लिटिल लिटिल रूम। तो सेल को लिटिल रूम भी कहा जाता है और सेल एक लैटिन वर्ड से आया है, ये लिखा है, इसका मतलब है लिटिल रूम। तो इससे हमें पता चलता है कि सेल की डिस्कवरी जो है वो किस तरीके से हुई, जो रॉबर्ट हुक ने की 1665 में की थी। कैसे की थी? एक ट्री का जो कॉक होता है उसको देख के उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कि ये हनी कॉम के स्ट्रक्चर जैसा लगने लग रहा था। ठीक है, एक्टिविटी आप चाहो तो कर सकते हैं। अभी हम जानने वाले हैं कि एक माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। ये काफ़ी बार स्कूल्स में पूछा जाता है, डायग्राम बना देता है माइक्रोस्कोप का, पूछते हैं ये पार्ट कौन सा होता है, या फिर हमें लेबलिंग करनी होती है। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट, ये है आई पीस। आई पीस का मतलब होता है जहाँ से हम देखते हैं, मतलब जिससे जो हमने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट करना है यहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरी चीज़ जो है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है इसको बॉडी ट्यूब कहते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कॉर्ड्स एडजस्टमेंट मतलब जो बिग बिग एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, और फाइन एडजस्टमेंट मतलब छोटे छोटे बारीक बारीक जो एडजस्टमेंट हम करते हैं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। आर्म का मतलब है जैसे हम अगर कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी स्लाइड को देख रहे हैं, तो पकड़ने के लिए हमें आर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होते हैं? ये काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं, या फिर आपको कॉनकेव मिलेगा या कॉन्वेक्स मिलेगा। सो अगर आपको माइक्रोस्कोप में देखना है तो किसी एक टाइप का कोई लेंस मिलता है जो कि यहाँ पे लगा रहता है इस ऑब्जेक्ट में। उसके बाद बात करें क्लिप। क्लिप जो होती है ये बेसिकली स्ट्रक्चर लाइव होती है, जिसको जो जो स्लाइड के नीचे होती है ताकि स्लाइड यहाँ वहाँ हिले डुले ना। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ है माइक्रोस्कोप स्लाइड। देखो, स्लाइड जो होती है वो टेम्पररी भी होती है, परमानेंट भी होती है, और ये अलग अलग तरीके की होती है। तो अभी हम बेसिकली इनका फर्स्ट स्टेज पे हैं तो हम थोड़ा बहुत ही सीखेंगे। माइक्रोस्कोप की स्लाइड्स होती है जिसपे हम अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट रखते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है स्टेज, जहाँ पे हम माइक्रोस्कोप की स्लाइड और क्लिप को रखते हैं। सीवेज, ये तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। कंडेंसर, कंडेंसर मतलब एक ऐसी चीज़ जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट निकल रही हो। मिरर यहाँ पे लगाया जाता है ताकि हमें जो हमने यहाँ से देखना है, हमने यहाँ से जो देखना है वो हमें यहाँ से लाइट के थ्रू हमें अंदर जाके दिखे। और बेस का मतलब इसके लिए बेस होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में। एक सेल, ओनियन पील का सेल के बारे में बताया गया है कि कैसे सेल है, उसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन है बेसिकली, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे सेल्स, ये पूरा सेल के बारे में बताया है। सेल वॉल्स होती है, अगर प्लांट सेल की है तो सेल वॉल होगी। इस सब के बारे में हम आगे जाके पढ़ते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स, तो हमने सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स देखे वो क्या क्या स्ट्रक्चर थे। दी स्ट्रक्चर्स लुक लाइक टू ईच अदर, मतलब हर सेल के स्ट्रक्चर्स में कभी कभी हमें सेम भी दिखता है, कभी कभी डिफर भी कर जाते हैं एक दूसरे से। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल। वी फाउंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ऑनियन बल ऑफ डिफरेंट साइज हैव डिफरेंट
देखो जो सेल होते हैं ना, हर एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। तो अगर ह्यूमन सेल को अगर हम किसी प्लांट सेल से कंपेयर करें ना, तो काफ़ी डिफर करता है, मतलब काफ़ी अलग अलग होता है। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर These small structures that we see are basically building units of life, and these structures are called cells. Now, only onion but all organisms that we observe around are made up of cell. देखो सेल की चीज़ में अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज सेल, तो आपको सिंपली कहना है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम क्या रखेंगे? स्ट्रक्चरल एंड हम फंडामेंटल रखेंगे। जो सेल होता है स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो उसको बेसिकली अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है, व्हाई डू वी कॉल सेल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तुम सेल को स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि हर चीज़ सेल से बनी है तो वो स्ट्रक्चरल होगी। हर चीज़ जो ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, नॉन लिविंग की मत ले जाना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हर चीज़ ना सेल से ही बनती है। और फंक्शनल कैसे? क्योंकि जब हर चीज़ उससे बनी है तो हर जो फंक्शन है बॉडी का थ्रू आउट, चाहे वो रेस्पिरेशन हो जाए, डाइजेशन हो जाए, ब्रीथिंग, कुछ भी ले लो, कुछ भी जो फंक्शन होता है बॉडी के बीच में, वो कंबाइन करता है हमारा सेल। उस हर एक चीज़ को सेल करता है। अभी ये हमने नो मोर में हम जानेंगे कि सेल के बारे में और कैसे कैसे चीज़ें हमने किस किस के बारे में पढ़ी। तो हमने डिस्कवरी तो पता कर ली थी, जो कि निकाली थी 1665 में बाय रॉबर्ट होग। दूसरी चीज़ लीवन हॉक ने 1674 में, मतलब उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पता लगाया था। कैसे लगाया था? पॉन्ड वाटर में देख के, पॉन्ड वाटर में उन्होंने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तीसरी डिस्कवरी हुई थी जो कि हुई थी रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू 1831 में, जो की थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में पता कर लगाया था। पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी 1839 में। और जो सेल थ्योरी थी, सेल थ्योरी दी गई थी सचलेडन एंड सचवान के द्वारा। एंड जिन्होंने जो सेल थ्योरी जो दी थी उसमें थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट थे या फिर उसमें कुछ कमियां थी, जिसे विर्चो ने 1855 में कंप्लीट करा था। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो था 1940 में दे दिया गया था, बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं कि इन 1931 में मैक्स किनॉल एंड क्रिप्स ने एक स्ट्रक्चर दिया था कि कैसे सेल होना चाहिए, ठीक है। द इन्वेंशन मैग्निफिकेशन लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ड। तो थोड़ी थोड़ी डिस्कवरीज के बाद हर एक ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हुई। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनल्स जो वन सेल के बने होते हैं ना, यूनिसेलुलर एग्जांपल के तौर पे हम अमीबा लेते हैं, पैरामीशियम लेते हैं, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर को पता होगा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल छोटे से भी होते हैं, सेल बहुत बड़े भी होते हैं, सेल टुकड़े से भी होते हैं और सेल कुछ फैले से भी होते हैं। तो जो स्मूथ मसल सेल जो कि आगे चैप्टर पढ़ोगे, इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, स्ट्रेट लाइन की तरह रहती है। ब्लड वेसल्स डिस्क साइड की रहती है। कैसे रहती है? डिस्क की तरह। ये जो नर्व सेल्फ है ये काफ़ी ब्रांच्ड होती है, मतलब इसकी काफ़ी सारी उलझी हुई रहती हैं। ओवम की बात करें, बिगेस्ट ह्यूमन का ये ऑर्गेनिज्म होता है। बोन सेल की बात करें तो ये भी काफ़ी ब्रांच होती है। और एक और बात, स्मॉलेस्ट सेल, जो स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल कहा गया है पीपीएलओ को। और लार्जेस्ट सेल आपने पहले भी पढ़ा होगा, लार्जेस्ट है ऑस्ट्रिच का अनफर्टिलाइज एग। क्या? ऑस्ट्रिच का अनफर्टिलाइज एग। हाँ ये ठीक है। The shape and size of cell are related to the specific function they perform. हमारी बॉडी में इतने अलग अलग टाइप के सेल हैं जितने आपने काउंट भी नहीं करे होंगे। मीन्स हर एक स्ट्रक्चर या फिर हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हर एक जगह पे अलग अलग टाइप के सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अमीबा की बात करें तो वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें ज़्यादा फंक्शन जो है वो प्रोवाइडेड नहीं होते हैं।
और हर सेल, हर स्ट्रक्चर लाइक सेल को अलग अलग वर्क करना पड़ता है. ईच लिविंग सेल्स हैव द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन, बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑल ह्यूमन फॉर्म्स. हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस? तो ये दीज बेसिक फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनल्स वैसे हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स में. जैसे कोई ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर पंप ऑफ ब्लड जो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ब्लड का अलग रोल है. वही अगर हम मसल बोल्स की बात करें तो उन्हें काफ़ी स्ट्रक्चर चाहिए होता है, काफ़ी वर्क करने के लिए एफिशिएंट होना चाहिए, तो उन्हें हम मसल सेल की अलग कैपेसिटी होती है, उनका अलग शेप होता है, अलग हर चीज़ होती है. Similarly, diffusion of worker is seen within a single cell. अब देखो सिंगल सेल लाइक ऑर्गेनल जैसे अमीबा होता है. सिंगल सेल की यहाँ पे बात हो रही है अमीबा की. In fact, each such cell has get certain specific component within its known as cell organelles. Suppose करो ये सेल है, सेल के अंदर छोटे 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 ऑर्गेनल्स हैं, इनको कहते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स. सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, सेल ऑर्गेनल्स का आता है. और सेल के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं परफॉर्म होते रहते हैं, ताकि हमारी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ को कैरी आउट कर सकें. अच्छा, सेल मेड अप ऑफ, सेल का स्ट्रक्चर क्या है और सेल किस चीज़ से बना हुआ है? वी सॉ अबव दैट द सेल हैज स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स. सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. हाउ इज अ सेल ऑर्गेनल? अब सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे कैसे होता है. एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ, ये बेसिकल स्ट्रक्चर है जो हर सेल में होना ही चाहिए. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होती है, न्यूक्लियस जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम होता है, साइटोप्लाज्म जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है, स्टिकी लिक्विड लाइक सब्सटेंस जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सेल, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ऑल एक्टिविटी इन साइड द सेल एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल विद द एनवायरनमेंट एंड पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स. सबसे पहला जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. सबसे पहले किस चीज़ से बना होता है ये आपको नोट्स में बना हेल्प करेगा. दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी की जो हमारे सेल होता है इसकी आउटर कवरिंग बनाती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज, देखो एक चीज़ छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो होता है परमिट का. ये आगे भी आपको बहुत हेल्प करेगा. परमिट का मतलब मीन्स कुछ परमिएबल सिचुएशन होती है जो जो सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल भी फॉलो करती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फॉलो करती है. चार चीज़ें होती हैं इसमें. सबसे पहली होती है परमिएबल. ये मैं लिख के बताऊंगी तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है. ओके, पहली चीज़ होती है परमिएबल. यहाँ पे लिखा भी है पीछे परमिएबल. परमिएबल का मतलब होता है जो हर चीज़ को अलाउ करते, हर चीज़ जो है वो अलाउ करते, चाहे वाटर आ रहा हो, चाहे किसी टाइप का एसिड आ रहा हो, चाहे किसी टाइप का केमिकल आ रहा हो. दूसरी चीज़ होती है सिलेक्टिवली परमिएबल. सॉरी गलत हो गया ये. दूसरी चीज़ है सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है वो कुछ सब्सटेंस जो सिलेक्टिव होता है, जैसे ग्लूकोज या फिर किसी स्पेशल टाइप का केमिकल या एसिड, जो स्पेशल टाइप की चीज़ है ना, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अलाउ करती है. तीसरी चीज़ अगर हम ले तो वो होती है सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल का मतलब होता है जो सिर्फ वाटर को अलाउ करे. देखो मैं लिख देती हूँ. इसका मतलब होता है ऑल, ये हर चीज़ को अलाउ करती है. ये करती है सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों को, और ये करती है वाटर को. अब जो चौथी और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है इम्परमिएबल. इम्परमिएबल का मतलब होता है नथिंग, वो कुछ भी अलाउ नहीं करती एंटर करने से. तो ये कुछ इसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं. परमिएबिलिटी, इसको परमिएबिलिटी कहा जाता है. चार टाइप की परमिएबिलिटी होती है. ओके चलो नेक्स्ट हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ परमिएबल, हमने इसके बारे में बताया है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? वो होती है परमिएबल. वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है. सिलेक्टिवली परमिएबल का होने का मतलब है वो कुछ ही सब्सटेंस को जो है अलाउ करती है. अब क्वेश्चन राइज होगा क्यों, ऐसा क्यों है? देखो एनिमल्स की बात करें तो उन्हों के पास सिर्फ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आउटर कवरिंग होती है. आपने पहले ही पढ़ा होगा कि सेल जो एनिमल का होता है और प्लांट का होता है एक बहुत बड़ी डिफरेंस होता है, वो है सेल वॉल का. प्लांट में सेल वॉल होती है लेकिन ह्यूमन सेल में ऐसे सेल वॉल नहीं होती. तो इसलिए जो
आउटर कवरिंग है एनिमल्स की, तो वो क्या है, परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि उन्हें हर चीज़ अलाउ नहीं करनी होती है। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो बेसिकली होते हैं और वो डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू आ जाता है। ऑस्मोसिस आप आगे पढ़ रहे हो, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, केमिस्ट्री का डिफ्यूजन एक टॉपिक है जो मैं पढ़ाऊंगी। तो डिफ्यूजन की हेल्प में क्या होता है, जब सब्सटेंस जो पार्टिकल्स जो होते हैं किसी गैस के या फिर किसी भी सब्सटेंस के, वो फ्रीली मूव करते हैं, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। वी हैव स्टडीज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर। वी श्योर दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब कोई एयर का सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है तब उसे डिफ्यूजन कहते हैं, या फिर फ्रीली मूवमेंट जो होता है एयर मॉलिक्यूल्स का। समटाइम्स सिमिलरली to this substance, एक सेकेंड, समटाइम्स सिमिलरली टू द सब्सटेंस इन सेल में भी यही सेम चीज़ होती है जो कि हेल्प करती है। जैसे ऑक्सीजन को टेक इन करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना होता है, मतलब बाहर निकालना होता है, एयर एक्सहेल करना होता है। तो ये सब चीज़ें ना प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में कॉमन चीज़ होती है। सेलुलर वेस्ट जैसे कि कुछ सब्सटेंस जो एक्सिट करा है सेल के द्वारा, तो वो निकलेगा किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके हुए निकलेगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही होंगी, अब वो कंज्यूम ना कर ले सेल। सपोज आपने किसी ऐसे लिक्विड सब्सटेंस में हाथ डाल दिया, तो आप नहीं चाहते हो कि आप वो सब्सटेंस आपके हाथ में चला जाए। कभी वो देखा है कि आपने किसी चीज़ पे हाथ डाला है तो वो सब्सटेंस आपके अंदर जा रहा है किसी लिक्विड सब्सटेंस के, तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल, वो सिलेक्टिवली चीज़ों को एंटर करने से रोकती है या फिर अलाउ करती है। Inside the cell, in the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell from a region of higher concentration to region of lower concentration outside the cell by the process of diffusion. देखो, जब भी कोई सेल जो है अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर आती है। लेकिन जब उसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है तब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जाती है, क्योंकि बाहर हो जाता है हायर कॉन्सेंट्रेशन, अंदर रहता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली O2 एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। O2 भी सेल के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही आती है। O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेज, जब अंदर कमी होती है O2 की तो बाहर से O2 जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है अंदर आती है, लेकिन जब बाहर लगता है कि सारी ऑक्सीजन अंदर आ गई है तो O2 बाहर जाती है। अब यही चीज़ें जो है वो फॉलो करती है वाटर, तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। जब एयर का ट्रांसफर होगा तो उसे डिफ्यूजन कहेंगे, जो वाटर का ट्रांसफर होगा तब उसे ऑस्मोसिस कहेंगे। वाटर का ट्रांसफर होता है वो तीन तरीकों से, तीन मीडियम तरीके से होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा कहाँ है, आइसोटोनिक होता है दूसरा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड थर्ड जो है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इन तीन सॉल्यूशन के थ्रू आप जान सकते हैं कि वाटर का मूवमेंट कैसा होता है। तो मैं काफ़ी शॉर्ट में बताने वाली हूँ ये वाला। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सपोज करो ये सेल है, ये एक वाटर के अंदर है। अभी इसकी जो रिक्वायरमेंट है अंदर वो बहुत कम है, मतलब सेल काफ़ी सेल में क्या है, लो, सेल लो है और बाहर क्या है, हाई, बाहर हाई है। तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी, तो मतलब अंदर जब वाटर जाएगा, जब अंदर वाटर जाएगा तो सपोज ये सेल है, इसमें अंदर और वाटर मॉलिक्यूल्स जाते जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और एक और चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, इसमें होता है एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस जो कि आप पढ़ रहे हो, एंडोस्मोसिस में क्या होता है, जब वाटर के सब्सटेंस अंदर जाते हैं तो उसे एंडोस्मोसिस कहते हैं। और ये होता है एग्जॉस्मोसिस। एग्जॉस्मोसिस का मतलब होता है जब वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तब उसे एग्जॉस्मोसिस कहते हैं। अच्छा, जब ये ऐसी प्रोसेस हुई, जब सेल छोटा था उसके बाद वो बिग साइज में कन्वर्ट हो गया, तो सेल क्या हो गया, स्वेल अप हो गया। स्वेल अप का मतलब फूल गया। तो इस जिस सॉल्यूशन में बाहर की कॉन्सेंट्रेशन हाई रहे और अंदर की कॉन्सेंट्रेशन लो रहे, उसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो कि हमने इसमें पढ़ रही है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ना
बाहर की और अंदर की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम रहती है। तो ना तो एंडोस्मोसिस होता है, ना एक्सोस्मोसिस होता है, ना तो सेल स्वेल होता है, ना तो सेल श्रिंक होता है। मतलब सेल और बाहर की जब कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो सेल के साथ कुछ भी नहीं होने वाला। इसका जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का है उसका बेस्ट एग्जांपल आपने रेजिन्स का देखा होगा। किशमिश होती है, इसको अगर आप वाटर में डालते हो तो फूल जाती है, दूसरे दिन रात में डालते हैं दूसरे दिन फूल जाती है। तो उसमें क्या हुआ, एंडोस्मोसिस टेक प्लेस हुआ है। जो सेल जो थी, सेल मतलब अगर हम रेजिन्स की बात करें, दाखे की बात करें, किशमिश की बात करें, तो फूल गई हैं, मतलब वो स्वेल हो गई हैं, फूल गई हैं। और सॉल्यूशन कैसा होगा, हाइपोटोनिक। जिस लिक्विड को हम कहेंगे हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में ना तो बाहर की अमाउंट सेम रहती है, अंदर की अमाउंट सेम रहती है, ना तो एंडोस्मोसिस होता है ना एक्सोस्मोसिस। हाइपोटोनिक में हाइपोटोनिक का उल्टा होता है। हाइपोटोनिक में आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो, हाइपरटोनिक में क्या होता है, अंदर की कॉन्सेंट्रेशन जो रहती है वो हाई रहती है, सेल की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और जो बाहर जिस लिक्विड में प्लेस किया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो। तो क्या होगा, अंदर का पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। जब अंदर का पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये बड़ा सा सेल था वो कन्वर्ट होकर छोटा सा सेल हो जाएगा। मतलब सेल क्या होगा, छोटा नहीं होगा वैसे, ये हो जाएगा श्रिंक। एक सेकेंड, ये हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा। सेल जो है अपनी कैपेसिटी से कम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है, एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ तो उनके पास एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने वाली है, एक ही सेल वॉल होगी, सेल वॉल नहीं होती है। तो अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑस्मोसिस कैसे टेक प्लेस करता है। Thus, diffusion is important in the exchange of gases. Diffusion help करता है gases के exchange में। और जो osmosis है वो एनिमल्स और प्लांट जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको हेल्प करता है। उसी तरीके से अमीबा भी वाटर इनटेक करता है विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये अमीबा है, टेढ़ा मेढ़ा शेप है उसका। यहाँ पे सपोज उसका फूड है, अमीबा का फूड है। तो जिस तरीके से वो इसको एनगल्फ करेगा, इस फूड को टेक इन करेगा, उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज़, अच्छा इससे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन की। लिपिड्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और प्रोटीन जो होता है वो सेल के द्वारा बनाया जाता है। सो दैट्स सब फॉर नाउ। सेल वॉल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।